अभी तक आधी रात गुजरने तक, कल भी परसों भी ईरान बार बार कह रहा था कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, क्योंकि भाई टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जब ईरान के टैंकर पर हमला किया, सीज किया, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें ख़राब हो गई थी। और अभी भी जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब भी ईरान के द्वारा आधिकारिक तौर से कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे बात करने। लेकिन रिपोर्ट क्या कह रही हैं? देखिए, पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है, तो पाकिस्तान का जो बयान है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें यकीन है पाकिस्तान आएगी ईरान की डेलीगेशन। यह पाकिस्तान का बयान है। पाकिस्तान फुल यकीन से कह रहा है कि ईरान की डेलीगेशन आज पहुंचेगी पाकिस्तान। ठीक, अब ईरान क्या कह रहा है भाई, वो ईरान जाने, पाकिस्तान का ये स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ इंटरनल खबर, अंदर की खबर यह आ रही है कि अमेरिका की डेलीगेशन तो पाकिस्तान में है ही, ठीक है, वो पहुंची हुई है, चाहे खुल के पहुंचे चाहे चुपके से पहुंची हो। लेकिन ईरान मांग कर रहा है जेडी वेंस की, कि जेडी जो लास्ट टाइम था अमेरिका का उपराष्ट्रपति, जेडी वेंस से बात करना चाहता है ईरान का डेलीगेशन, और किसी से बात ईरान का डेलीगेशन करना नहीं चाहता है। तो ईरान के द्वारा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की मांग की जा रही है। अब ये तो वक्त बताएगा, पूरा दिन निकलेगा, आधे घंटे की तो बात होगी नहीं कि रजा भाई हर आधे घंटे में अपडेट दो। ईरान ने एक लाइन बोली तो मैं 30 सेकंड की वीडियो बना दूं, ठीक है? तो ये कई घंटे बात चलेगी। पिछली बार जो बात चली थी 22 घंटे 28 घंटे तक चली थी, बीच में कई टुकड़े हुए थे, टुकड़े टुकड़े ब्रेक ले लेके बात हो रही थी। अब आज भी कहा जा रहा है बहुत सेंसिटिव मामला है, अगर आज बात होती है तो लंबी बात होगी, ठीक है? अब आपको बताना ज़रूरी है कि ईरान का जो ये वॉर था, ईरान ने अपने जो जलवा दिखाया है, ईरान ने जो अपनी ताकत दिखाई है, सारी दुनिया ईरान की ताकत मान क्यों रही है? क्योंकि ईरान के हमलों का असर चीन से लेकर जापान और गल्फ से लेकर भारत हर जगह हुआ है। अब ये रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जापान का इतना तगड़ा नुकसान हुआ है, ये भी द जापान टाइम्स, जो जापान का सबसे बड़ा अखबार है, उसने छापा है कि जापान का टूरिज्म इंडस्ट्री फट चुका है, बेकार हो चुका है। हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, डीजल पेट्रोल महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है। ईरान की जंग का असर जापान पे भी नजर आ रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम ने भी यही लिखा है। देखिए, लिखा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान छोड़ना नहीं चाहता, ये ईरान के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो चुका है। जैसे वो यूरेनियम को छोड़ना नहीं चाहता, परमाणु छोड़ना नहीं चाहता, डिफेंस सिस्टम छोड़ना नहीं चाहता, वैसे ही ईरान अपने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि ईरान कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर रहा है किसी भी चीज़ से। बल्कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा है कि जो अमेरिका की फालतू की डिमांड है, हम उसके सामने सरेंडर नहीं होंगे। ऑब्वियसली अगर आप वहाँ उनकी जाकर बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका की तो पहले से ये ईगो की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, तभी ये बढ़ रही है। और कल, यानी समझ लीजिए आसान ज़बान में, अगले 48 घंटे में सीज़ फायर का समय ख़त्म हो रहा है। भाई 2 हफ्ते का लगभग सीज़ फायर था ये, और ये ख़त्म होने वाला है। अब सीज़ फायर अगर ख़त्म हुआ तो यानी जंग का ऐलान ऑटोमेटिक, जंग रिज्यूम होगी। ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका की मानेंगे नहीं, अमेरिका कह रहा है हमारी माननी पड़ेगी। तो अभी भी जो अटकलें हैं वो तेज़ हैं। मैं कल जो है सुबह टेस्ट करवाने गया था, अपना ब्लड टेस्ट करवाने गया था, काफ़ी खुशी हुई। और ऐसी हवाई बातें रज़ाग्राफ़ी नहीं करता है। मैंने खुद बहुत बड़े चैनल पर काम किया हुआ है, बहुत बड़े चैनल पर, ठीक है? तो मुझे पता है कि वहाँ ख़बरें कैसी बनाई जाती हैं। तो एक चैनल चल रहा था वहाँ पे, जब मैं मेडिकल करवाने गया अपना, तो वहाँ वेटिंग एरिया में एक बहुत बड़ा देश का चैनल चल रहा था। जैसे हर जगह वेटिंग रूम में चला के रखते हैं, बड़े से डिस्प्ले पे स्क्रीन पर वो चैनल चल रहा था। तो मैंने ध्यान दिया कि जो खबर मैं रात को 12 बजे दे चुका हूँ और रात को 11 बजे, वो ब्रेकिंग के तौर पर गोदी मीडिया, टॉप का इंडिया का लीडिंग चैनल, कल सुबह 11 टेस्ट के लिए गया था, ब्लड टेस्ट के लिए। तो सुबह 11 बजे फलाने चैनल पर, गोदी मीडिया पर, हमारी वो खबर चल रही थी जो मैं रात को 11 बजे दे चुका था, यानी 12 घंटे वो रज़ाग्राफ़ी से लेट। और जो मैं हंसते हंसते मजाक में खबरें बताकर निकल जाता हूं,
15 मिनट की रिपोर्ट में, 20 मिनट की रिपोर्ट में, अल्लाह की कसम 1 घंटा मुझे वहाँ वेट करना था, चाहे ब्लड देने के बाद, चाहे अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद रिपोर्ट के लिए। यकीन कीजिए कोई ऐसी खबर नहीं थी जो मैं आपको 12 घंटे पहले बता न चुका हूँ। और कसम खा के कह रहा हूँ, जो हंसते खेलते मजाक मजाक में खबरें आपको बता देता हूँ ना कि ये ऐसा भी हुआ, ऐसा, वो लोग ब्रेकिंग न्यूज़ पे दिखा रहे थे और मैंने देखा कि वो शायरी बना रहे हैं। ट्रम्प ने कहा नहीं मानेंगे हम, ईरान ने कहा बम गिराएंगे हम। भाई वो राइम बना रहे हैं। तब मुझे पता चला इन सालों को बोला जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी शायरी में लिखो, हमें नहीं है कोई गम, ईरान पर गिराएंगे बम। अब सुनो, गुस्सा हुए पेज़ेश्कियान, गुस्ताख ईरान की शान। बहुत टॉप का चैनल, ऊपर भी शायरी, नीचे भी शायरी, यहाँ से फाइटर जेट घुस रहा है, यहाँ से ब्लास्ट हो रहा है, अरे दादा। और कोई भी ऐसी खबर नहीं। 1 घंटा बैठा रहा, 15 मिनट की जितनी मेरी रिपोर्ट होती है उसकी 5 रिपोर्ट भी नहीं चल रही थी उस पर। एक खबर को 5 बार लिखेंगे, एक बुलेटिन को 10 बार। इसलिए कहता हूँ कि हमें सपोर्ट कीजिए, आपका समय भी बचेगा और आप गोदी मीडिया खोल के 4 घंटे बैठ के जितनी खबर देखोगे उतनी खबर आप 15 मिनट देखकर फ्री हो जाओगे। दोस्तों, पेज़ेश्कियान ने क्या कहा अब सुनिए। जो मुझे डर है, पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम अमेरिका की कोई बात मानेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है जंग होगी, क्योंकि ये नाक की लड़ाई है। मेरे दोस्तों, उधर ईरान भड़का हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है और अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से शिकायत की है कि ये सीज़ फायर अमेरिका ने खुद तोड़ा है, हमारे टैंकर पर हमला किया, हमारा टैंकर सीज किया। तो इंसाफ किया जाए कि ये कौन तोड़ रहा है सीज़ फायर, जबकि 2 हफ्ते का सीज़ फायर था। यह डील और मुश्किल इसलिए नजर आ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तब तक ब्लॉकेज नहीं हटाऊंगा जब तक डील नहीं होगी। यही बात ईरान कह रहा है और अरब भी इस बात को जान रहे हैं। दबे अल्फाजों में अरब कह चुका है कि अमेरिका ने ये जो ब्लॉकेज किया है ये गलत है, इससे तो हमें खुद दिक्कत हो रही है, दुनिया भर के टैंकरों को दिक्कत हो रही है। तो ईरान तो दोस्तों मानने वाला नहीं है। अगर मैं मैच जीता तो मुझे शोर मचाने की ज़रूरत है क्या? एक सिंपल सा सवाल है। सारी जनता देख रही है, सब बैठे हुए हैं चारों तरफ देख रहे हैं, भाई रज़ा भाई जीत गए, रज़ा की टीम जीत गई, मैं एक बार बैट उठाऊंगा, कूदूंगा, ताली बजाऊंगा, खुशी मनाऊंगा, बस हो गया। लेकिन अगर मैं मैदान में क्रिकेट में अचानक से आकर चीखने लगूं और सबको बोलने लगूं मैं जीत गया, इन्होंने बॉल सही नहीं फेंकी थी, मैंने इनके बॉलर की टांग पे बैट मार दिया, भाई ये बेकार हो गए। सुनो, हमारा बैट कितना मजबूत है, हेलो देखो मेरा हेलमेट कितना अच्छा है, कहाँ जा रहे हो तुम, सुनो, अरे मेरी ड्रेस तो देखो, अरे भैया यूनिफॉर्म देखो मेरी, अरे देखो हमारे खिलाड़ी, हमारे साथी मेरी टीम के कितने बढ़िया हैं, हमने इन्हें हरा दिया है। तो आप कहोगे सुन झोपड़ी के, मुंह बंद रख, हमने अपनी आंखों से देखा है कि कौन हारा है कौन जीता है। और अगर तू जीता तुझे चीख कर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 12 घंटे में इतना चीखा है कि उसके ट्वीट की एक एक लाइन में पढ़ नहीं सकता। ये देखिए, ये सारे ट्वीट पिछले कुछ ही घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। और मैं सारांश, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको तकलीफ दूंगा, मैं जो इसने बोला है मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। ये जितने भी इसने ट्वीट किए इसमें आधे से ज्यादा इसने अपनी तारीफ की, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, और ईरान की बुराई की कि ईरान ने जो है हमारे लिए ख़तरा पैदा किया, ईरान यूरोप के लिए ख़तरा था, दुनिया के लिए ख़तरा था, ईरान हमारे लिए ख़तरा था, ईरान सही नहीं कर रहा था, वो यूरेनियम संवर्धन कर रहा था, परमाणु की प्लानिंग कर रहा था, हमने ईरान पर हमला करके उसे रोक दिया, हमने ईरान को तबाह कर दिया, हमने ईरान की नेवी मिटा दी, हमने ईरान की एयरफोर्स मिटा दी, हमने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पुल तबाह कर दिए, हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया, ईरान बेकार हो चुका है। वही चीज़ें जो पिछले 15 दिन से ये बोल रहा है और ख़ुद अमेरिका के लोग भी नहीं मान रहे हैं इसकी बात, क्योंकि 60% अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मान्यता रद्द हो गई है। 60% अमेरिका के लोग ही
ट्रंप की बातों को नहीं मान रहे हैं तो बेचारा और चीख चिल्ला के बोल रहा है, तभी उसकी वजह से ये सारे ट्वीट उसे करने पड़े हैं। इसमें कई बातें हैं। उसने ये कह दिया अब कि हम जो अब डील कर रहे हैं, ईरान से डील करने वाले हैं, वो और बेहतर है, वो और अच्छी है। यानी इसका मतलब ईरान के आगे ये नरम लहजा रखेगा, ये भी इशारा है। और इन्हीं ट्वीट के अंदर उसने ईरान को धमकी दी है और ये भी कहा है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो सैकड़ों जहाज़ हमारी तरफ भेज रही है, यानी अमेरिका आ रही है, टेक्सास, लुसियाना, अलास्का, दूसरे इलाके में तेल लेने के लिए। तो ये तेली कह रहा है कि भैया, ये गुलाबी सुअर कह रहा है कि ईरान हमसे तेल ले रहा है, दुनिया हमसे तेल लेने आ रही है, बताइए। और कह रहा है जो हमने बैरिकेड किया है, बैरिकेडिंग की है, जो ब्लॉकेज किया है, उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, जबकि दुनिया कह रही है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन ये गुलाबी सुअर कह रहा है कि हमें फ़ायदा हो रहा है। अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम, दुश्मन का अखबार, क्या लिख रहा है? दुश्मन के अखबार ने लिखा है कि ईरान अपनी जंग से अमेरिका को सिखा रहा है कि हमारे पास टॉप के हथियार हैं, लेकिन ईरान पर वो इम्पैक्टफुल नहीं है। ईरान अपनी जंग से दिखा रहा है कि हमेशा एडवांस हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सस्ते हथियारों से भी सुपर पावर को पीटा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूयॉर्क के अखबार ने लिखा है। अमेरिका का ऑफिशियल है, एक सबूत आपको कल मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अभी जो बातचीत हुई है मेरे पास आई है लीक होके, तो आपको बता रहा हूं। अमेरिका का ऑफिशियल कह रहा है कि ट्रंप का बस हो गया है, कि अब नहीं लड़ना, मुझे हो गया। लेकिन ट्रंप यह भी नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के पास रहे। ट्रंप ये नहीं चाहता कि वो लड़े और ये भी नहीं चाहता कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करे। लिहाजा ज़रूरत पड़ी तो बहुत ज़रूरत पड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ईगो में आकर ईरान पर हमला कर भी सकता है। यानी अभी भी मामला गोलमोल है। दोस्तों, ईरान की नेवी के खिलाफ अमेरिका ने अपने नेवल ऑफिसर्स को, जो नेवी वहाँ समुद्र में तैनात हैं, उनको वार्न किया है कि ईरान की फ़ौज, ईरान के हैकर्स तुम्हारे डिवाइस, तुम्हारे वायरलेस, तुम्हारा जो रडार है उसको हैक कर सकते हैं और तुम्हें ट्रैप कर सकते हैं, सो अलर्ट रहना। इजराइल में गुर्बत की हालत आप समझना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। ये जो हाथ बांधे एक लड़का खड़ा है, चश्मा लगाए, हैंडसम सा, ये इजरायली है। इसको गिरफ्तार किया गया है इजराइल की फ़ौज के द्वारा। इसने सिर्फ और सिर्फ $40 में ईरान को इजराइल की जानकारियां दी थी, इंटेलिजेंस। $40 यानी 3,724 रुपये भारतीय, 3,724 रुपये में भाई इसने अपने मुल्क की जानकारियां दे दी थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर कर दी थी। जर्मनी ने कुछ वक्त पहले इजराइल को मिलिट्री हथियार देने से इनकार कर दिया था, लाइसेंस रोक दिया था। अब पीछे से डंडा आया है तो जर्मनी ने, और जर्मनी कभी अच्छा नहीं था ना कभी अच्छा होगा, याद रखिएगा। जर्मनी ने फिर अपनी औकात दिखाई और जर्मनी ने इजराइल को लाइसेंस भी दे दिया और नए हथियारों का अप्रूवल भी दे दिया। इसके अलावा मेरी इस रिपोर्ट में बड़ा अपडेट ये भी है कि अब रशिया ने अरब देशों को और ईरान को ऑफर दिया है कि हम आप दोनों के बीच, ईरान और अरब देशों के बीच जो तनाव है उसको कम करने के लिए हम मीडिएशन करवाने को, रशिया मीडिएशन करवाने को तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ये जो अमेरिका ने ब्लॉकेज किया और जो पहले से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया हुआ है, ये दोनों ही गलत हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही गलत हैं। अमेरिका के अंदर ही वो फौजी जो रिटायर हो गए अमेरिका की फौज से, ये देखिए अमेरिका का मंजर है, ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि ट्रंप ज़बरदस्ती की इजराइल के कहने पर जंग लड़ रहा है और मुल्क को ख़तरे में डाल रहा है। वॉर के खिलाफ जो पूर्व रिटायर्ड अमेरिकी फौजी प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। याद रखिएगा, ईरान की सरकार के पाए हिलाने के चक्कर में, सरकार हिलाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से हिल चुका है। अमेरिका ने आतंकी हमला करके भारतीय मेहमानों के ऊपर जो INS दीना था, एयरक्राफ्ट यानी वॉरशिप, उस पर हमला किया था।
आखिरी बॉडी मिल गई है आपके सामने। ये वो जवान है, कड़ियल जवान, जिसका नाम इमाद हरमुजी है। भाई इनकी लाश नहीं मिल रही थी। पूरे 45 दिन बाद इनकी लाश इंडियन ओशियन से बरामद हुई है। मैं आगे की बात नहीं कहूँगा कि लाश की हालत क्या है, लेकिन दुनिया अमेरिका के आतंक को समझ ले, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे दोस्तों ज़रा सोचिए, इज़राइल तो पूरी तरह से, कब इज़राइल का ये इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ उसने सीज़ फायर किया, गाज़ा में सीज़ फायर है तो गाज़ा पर भी हमला कर रहा है, फ़िलिस्तीन में सीज़ फायर है तो फ़िलिस्तीन वेस्ट बैंक पर भी हमला कर रहा है, लेबनान में सीज़ फायर पहले से था लेकिन वो पहले से ही सीज़ फायर को तोड़कर हमला करना शुरू कर चुका था। अब जब दोबारा सीज़ फायर हुआ तो ये देखिए, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है जिस दिन उसने लेबनान पर हमला नहीं किया हो। अब ईरान अकेला करे तो क्या करे? लोग कह रहे हैं कि अरे फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए ईरान ने डील में बात नहीं रखी। अबे सुअर की झांटो, ये बता दो, पिछले कई साल से ये अकेला ईरानी तो बोल रहा था, तुम्हारा बाप तो बोला नहीं आज तक। बताओ कौन अरब देश बोला? कौन अरब देश बोला? फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं इस गली में रहता हूं, मेरी लड़ाई इसी गली के दूसरे एक ऐसे इंसान से हो गई है जो हमारी ही गली में रहता है, और वो पहले से पड़ोस की गली पर भी कब्जा किया हुआ है, उससे पहले वाली गली पे भी कब्जा किया हुआ है। दादागिरी बदमाशी चलती है उसकी हर जगह। मेरे से वो अटक नहीं रहा था, लेकिन जब जब मेरे सामने बात आती थी तो मैं बोलता था कि भाई इस गली पे कब्जा किया हुआ है, पिछली गली में भी बदमाशी करता है, उस गली में भी बदमाशी करता है, ये सरासर गलत है। बोलता कोई भी नहीं था उसके खिलाफ, सिर्फ मैं बोल रहा था कि भाई ये गलत कर रहे हो। अब वक्त ऐसा आया कि डायरेक्ट मेरी लड़ाई उससे हो गई, मेरी लड़ाई हो गई और मेरी खुद की लड़ाई हुई, क्योंकि वो अब मेरे घर पर कब्जा कर रहा था, मेरे घर पर गोलीबारी कर रहा था। अब मैं गया लड़ने उससे और हमारी उससे खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। लाठी वाठी चल रही है, पत्थर वत्थर गुम्मे उम्मे चल रहे हैं। अब तमाम आस पड़ोस के लोगों ने कहा नहीं भाई बात खत्म करो, क्योंकि सबका नुकसान हो रहा था, गली पूरी बंद, सील, इधर उधर भी पत्थर जा रहे थे। मैं इधर से कुछ मार रहा था तो पीछे वालों को लग रहा था, वो इधर मार रहा था मेरी तरफ, तो और भी आस, तो नुकसान पूरी गली का हो रहा था। तो गली वालों ने कहा कि भाई बैठ के बात कर लो। अब मैं सबसे पहले जाहिर सी बात है अपनी बात करूंगा, क्योंकि मैं पड़ोसियों की बात तो 47 साल से करता आ रहा हूं और मेरे अलावा कोई कर ही नहीं रहा था। मेरे अलावा तो भाई साहब बोलता भी कोई नहीं था, करने दूर की बात। ठीक, तो भाई मैं जब सामने बैठकर बात करता हूं तो मैं कहता हूं सुनो भाई, मेरे घर के पीछे लाला जी का मकान है, एग्जाम्पल लेबनान, लाला जी का मकान है, देखो भाई यहां पर तुम बदमाशी करते हो, तुम यहां भी बंद करो, मेरे ऊपर हमला बंद करो, गारंटी दो तुम आगे हमला नहीं करोगे, और पूरे इलाके में जहां जहां तुम लड़ाई दंगा कर रहे हो बंद करो। ठीक है, तो अब छठी गली का जो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब हमारी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो आएगा और मुझसे कहेगा हेलो भाई ये पड़ोस वाली गली की तो बात करो, भाई इसकी तो बात करो, इस पर क्यों नहीं बोले, इस पे भी ये है ना, इस पे भी हमला बंद कर दे, उस पर भी हमला बंद कर दे। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई पहले तो मैं इस इलाके को सिक्योर करूँगा ना, जहाँ मैं रह रहा हूँ, उनके लिए तो बोलता आया हूँ, और उनके सगे भाई उनके ही मोहल्ले में रह रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, तो सारी चीज़ का ठेका मैं कैसे उठा लूँ भाई, जब दुनिया कह रही है कि भाई तुम्हारी लड़ाई की वजह से सारी दुनिया पर असर पड़ा है। वो अगला बदमाश तो 40 साल से उन पर बदमाशी कर रहा है, उनके सगे बोल नहीं रहे। मैं तो हर साल रमज़ान के चौथे आखिरी जुम्मतुल विदा पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता हूं, और मैंने ही प्रोटेस्ट जारी किया, और मेरे ही बाप दादा ने ऐलान किया कि भैया फलाना दिन साल का मुकर्रर कर दो, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया को बताना है कि ये कब्जा करता है, बदमाशी करता है। आप समझ रहे हो? तो ये अभी ईरान के साथ खिला जा रहा है। नहीं भाई ईरान सही है, ईरान सही है, ईरान बढ़िया काम कर रहा है, हम खामनाई के आलोचक नहीं हैं। मैं तो शिया सुन्नी कर ही नहीं रहा, बहुत सारे ऐसे मिले भाई, किसी का नाम
मुसलमान होने से कि भाई इसका नाम तो सुलेमान है, इसका नाम तो अब्बास है, इसका नाम तो रिजवान है, तो ये मुसलमान होगा। भाई ये वो लड़ाई थी जिस लड़ाई ने चेहरे से नकाब लोगों के हटाए हैं कि अरे भाई इसका नाम तो ये था, अरे बाप रे बाप ये तो यजीदी निकला, भाई ये तो हरामी निकला। कैसे गए भाई? तुम कह रहे हो कि ईरान इस लिस्ट में 10 पॉइंट के अंदर फिलिस्तीन का नाम क्यों नहीं लिया, गाजा का नाम क्यों नहीं लिया? ये ईरान की लड़ाई थी, गाजा की थोड़ी थी। बिल्कुल ईरान की लड़ाई थी। ईरान ने कब कहा कि मैं फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा हूं? लेकिन तुम्हारे चूतड़ों में वो मिसाइल लगता है फील नहीं हुई। जिस मिसाइलों पर ईरान ने एप्स्टीन का भी नाम लिखा, जिन मिसाइलों पर एप्स्टीन के जो सताए हुए थे उनका भी नाम ईरान ने लिखा, फिलिस्तीन के लोगों के लिए लिखा, और वो ड्रोन और वो मिसाइलें इजराइल पर दागी। तुम अपने बाप का और दादा का और परदादा का रिकॉर्ड दिखा दो कि मिसाइल छोड़ो, तुम्हारे बाप ने इजराइल की तरफ चूतड़ करके पादा भी हो, तो ये तुम्हारे बाप की औलाद। ईरान गाजा के लिए लिखित में क्यों? भाई इजराइल ईरान से किलसता क्यों है? इजराइल ईरान पर बरसता क्यों है? क्योंकि ईरान हक की बात करता है। तुम अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार, ईमानदार, मोहल्ले के बहुत सखी आदमी समझते हो, तो तुम दोगले हो। अगर तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें महसूस हुआ होगा ना कि कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते हैं, तुरंत उनको तुम चुभते हो। यही तो इजराइल है। ईरान से क्या खुन्नस है कि भाई ईरान इस्लामिक है, ईरान हमारे खिलाफ है। ईरान कहता है, खुलकर कहता है, तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारी गंदी जात कभी नहीं बोल सकी जैसे ईरान ने बोला। हमेशा बोला। सारा रिकॉर्ड उठाकर देखो, सारा यूट्यूब पर डेटा, इंटरनेट सब उठाकर देखो। ईरान ने हमेशा कहा और खुलकर कहा, माइक में कहा, ऐलान करके कहा कि इजराइल काबिज है, इजराइल कब्जे वाला मुल्क है, इसने कब्जा किया है फिलिस्तीनियों की जमीन पर। तुम्हारे बाप दादा तो ये भी नहीं बोल पाते। बताओ, नहीं ईरान ने गाजा क्यों नहीं लिखा डील में, फिलिस्तीन क्यों नहीं लिखा? अरे ये कौन सी बात हुई? बेशक ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लड़ाई करते करते उसने अपने ड्रोन पर, अपने रॉकेट पर थैंक यू इंडियन पीपल लिख दिया, तो खुशी कितनी हुई कि भाई हमको तो याद रखा ना, हम इतने में खुश हो गए। लेकिन यहां पर कुछ दोगले, नहीं गाजा का नाम नहीं लिया। भाई हिजबुल्लाह लेबनान का, नसरुल्लाह याद हो गया आपको, किसके लिए मरे? फिलिस्तीन के लिए। हिजबुल्लाह आए दिन पूरे 12 महीने इजराइल पर हमला करता रहता है, सीधी लड़ाई इनसे होती है। हिजबुल्लाह को पैसा देने वाला कौन? ईरान। हिजबुल्लाह को फंड करने वाला कौन? ईरान। इराक के लड़ाकों को पैसा देकर, हथियार देकर तैयार करने वाला, फिलिस्तीन के लिए लड़वाने वाला कौन? ईरान। लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि भाई इजराइल है, इजराइल बहुत पावरफुल है, उसने ऐसा मौलवी तक खरीदा हुआ है भाई। डॉलर के आगे अच्छी अच्छी कमर झुक जाती है भाई साहब, और जब कमर झुकती है तो सर अपने आप झुकता है। आज चश्मा लगाकर किसी पार्टी के नेता, प्रवक्ता बने हुए थे, वहां से भी लतिया दिए गए। अब आकर सोशल मीडिया पर मैं इनके भी खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके भी खिलाफ नहीं हूं, बस मैं सवाल करना चाहता हूं कि इसमें गाजा और फिलिस्तीन क्यों नहीं है इस डील में? तेरे बाप से पूछ के करेगा कोई डील? तेरे बाप से पूछ के करेगा कोई डील? उसकी खुद की लड़ाई है, वो जैसे मर्जी निपटाए। तू बता तेरे बापों ने क्या क्या किया, तू अपना बता। हम तो ईरान का बता रहे हैं कि ईरान ये कर रहा है और ईरान ने ये किया है, सारी दुनिया देख रही है। ईरान कह रहा है भाई सुन्नी हमारे भाई हैं, ये इस्लाम की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है, इंसानियत और रहमान के नहीं। ये गाजा के लिए क्यों नहीं बोले? मैं पूछना चाहता हूं फिलिस्तीन के लिए क्यों नहीं बोले? अबे औकात में रहो, जितने पजामे में हो उतने पजामे में रहो। अपने मौलवी मुल्ला से पूछ नहीं पा रहे, जिनका मौलवी मुल्ला मस्जिद में फिलिस्तीन के लिए दुआ करवाने से डरता है, वो ईरान से सवाल करने की औकात नहीं रखता है, समझे? और ये भाई ये बढ़िया हो गया अगर पूरी जिंदगी ईरान इजराइल के खिलाफ बोला। नेतन्याहू के 50,000 बयान होंगे
जब उससे पूछा गया बार बार कि आपके लिए खतरा कौन है, कहता है ईरान, 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 ईरान। वो ईरान ईरान बोलना यहां के कुछ तथाकथित मुसलमान, जो चोला पहने हुए मुसलमान का, उनके चूतड़ों में इतना चुभा है कि आज उनका मुंह खुल गया है, सामने नंगे हो गए हैं भाई। अल्लाह का शुक्र है। ईरान शिया है, शिया मुल्क है, लेकिन वो कभी शिया सुन्नी, अबे जहां यहूदी रहते हैं, जहां ईसाई रहते हैं, जहां सिख रहते हैं, अब बस कुछ भी करके, क्योंकि ईरान ने फाड़ी अच्छे से, तो भाई सिर्फ फटने की वहां से आवाज थोड़ी आई है। अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट से फटने की आवाज तो हजरात हमारे यहां से भी आई है बहुत। और मैं हिंदुओं को नहीं कह रहा हूं, अंधभक्तों को नहीं कह रहा हूं, मैं कसम खा के कहता हूं, मुसलमानों में ऐसे बड़े तबके हैं, उनकी ज्यादा फटी है, उनके पिछवाड़ों में आग ज्यादा लगी है कि अरे अरे ये क्या हो गया यार, ये काम तो सऊदी अरब को करना था। और अगर ये काम ईरान की जगह सऊदी कर रहा होता ना, अरे भाई साहब नंगे होके नाच रहे होते, ये देखो सऊदी अरबिया वल्ला हबीबी, अरे फादर, अरे वालिद मोहतरम, आइए तोहफा कबूल कीजिए, आपसे अच्छा कोई नहीं, तब ये कर रहे होते। भाई ये काम ईरान ने कर दिया, इतना जिगरा ईरान ने दिखा दिया, तो सवाल खड़े करने हैं गाजा का नाम क्यों नहीं है भाई इसमें? गाजा, अबे तुम्हारा बाप, मैं अकेला काफी हूं। 3 साल का रिकॉर्ड छोड़ो, 5 साल का रिकॉर्ड है। इस YouTube इंडस्ट्री में आते ही, YouTube जर्नी में आते ही सबसे पहली वीडियो मैंने फिलिस्तीन के लिए बनाई। मेरे ऑडियंस गवाह है इस बात के। 3 बार चैनल डिलीट हुआ सिर्फ फिलिस्तीन की आवाज उठाने की वजह से। 4 बार चैनल मेरा ब्लॉक हुआ, 1 बार चैनल हैक हुआ, बल्कि 2 बार चैनल हैक हुआ। सिर्फ 365 दिन में हर दिन अगर मैंने 5 वीडियो अपलोड किया, जिसमें 2 वीडियो मैंने फिलिस्तीन और गाजा के लिए अपलोड किया। अबे जब मैं इतना बोल रहा हूं फिलिस्तीन और गाजा के लिए, वो तो ईरान है भाई, तुम्हारी क्या औकात? अबे जाओ किसी पार्टी के प्रवक्ता बनो और औकात में रहो। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। शिया सुन्नी करने वालों से दूर रहें। अब एडवांस लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं कि मैं शिया सुन्नी नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये सवाल कर रहा हूं, और उस सवाल की आड़ में वो शिया सुन्नी ही कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? प्रेजेंट में आओ, प्रेजेंट में, आज की तारीख में आओ कि ईरान मुसलमानों के लिए क्या है, ईरान पहले क्या था, ईरान बाद में क्या होगा, भाड़ में जाए। अभी ईरान हमारे लिए फायदे का काम कर रहा है। मान लीजिए तुम मोदी सरकार से किलसते हो, अब तुम कह रहे हो कि भाई MIM तो नहीं आएगी मोदी की जगह पे, या ओवैसी नहीं आ सकते मोदी जी की जगह पे। तो मुसलमान सोचता है कि चलो भाई बीच का कोई रास्ता तलाशते हैं, कम से कम बस ये मोदी सरकार तो जाए, भले मुसलमान ना हो। तो हम वहां चुनते हैं, हम सोचते हैं कि चलो भाई भीम आर्मी वाले हैं, वो टक्कर देंगे। तो हम क्या भीम वाला धर्म अपनाते हैं? क्या हम उसके मजहबी जो उनकी थॉट है उसको मानते नहीं मानते हैं? हम सिर्फ इतना देखते हैं जितना हमारा काम से काम है। तो भाई ईरान से काम रखो कि भाई इसके जरिए अल्लाह अमेरिका और इजराइल को जमीन पर ले आया। कमजोर सुपर पावर का टैग लगा था, अमेरिका के अखबार लिख रहे हैं कि सुपर पावर अमेरिका नहीं रहा, और अब दुनिया में 4 सुपर पावर देश माने जाएंगे जिसमें ईरान भी होगा। तो तुम यहां खुश होने के बजाय तुम्हारी जो शर्मगाह है उसमें जो कीड़े उछल रहे हैं, वो क्यों उछल रहे हैं? वो कीड़ा उछलना इस बात की दलील है कि तुम यजीद की औलाद हो। जय हिंद।